हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के विषय में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अकाउंटिंग कंसेप्ट और इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग करने के लिए कुछ कन्वेंशंस होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं जिन्हें फॉलो करके और अकाउंटिंग करनी होती है। तो पहला है मैटेरियलिटी कन्वेंशन। The materiality convention states that items of small significance need not be given strict theoretically correct treatment। बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो कि काफ़ी स्मॉल सिग्निफिकेंस की होती हैं, तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका अलग अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ऑर्डिनरी कैलकुलेटर कॉस्टिंग 100 रुपीज़ may last for 10 years. However, the effort involved in allocating its cost over the 10-year period is not worth the benefit that can be derived from this operation। जैसे किसी बिजनेस ने 100 रुपये का कोई कैलकुलेटर परचेज़ किया और उसका लाइफ टाइम जो है वो 10 ईयर्स है। अब उस कैलकुलेटर का अगर हम अलग से अकाउंट बना करके उसका रिकॉर्डिंग रखें तो उसके अकाउंटिंग करने से हमें जितना फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा एफ़र्ट हमको लगाना पड़ेगा उसका अकाउंट मेंटेन करने के लिए। यानी जितना खर्च या जितना एफ़र्ट हम उस कैलकुलेटर के अकाउंट को मेंटेन करने में लगाएंगे, उतना उसका दाम भी नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका हम अलग से अकाउंट बना करके और रिकॉर्डिंग करें। The cost incurred on calculator may be treated as the expense of the period in which it is purchased। तो इससे अच्छा है कि हम उस कैलकुलेटर का जो भी हमको एक्सपेंस हुआ, जो भी खर्च हुआ, उसको एक्सपेंस के तौर पे ही उसी वक्त दिखा दिया जाए, उसी साल दिखा दिया जाए, बजाय कि उसके लिए नया अकाउंट बनाया जाए। It should be noted that an item material for one party may be immaterial for another। इट इज़ ए मैटर ऑफ जजमेंट एंड कॉमन सेंस। तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोई आइटम किसी पार्टी के लिए मटेरियल भी हो सकता है और वही आइटम किसी दूसरे पार्टी के लिए इमटेरियल भी हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर देखें, कोई कंपनी है, वो 1 करोड़ रुपया पर एनम का प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस कंपनी के लिए 10,000 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी है वो 10 लाख रुपए पर एनम प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसके लिए 10,000 रुपया भी एक मटेरियल अमाउंट कहा जाएगा। तो इस अनुसार ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा आइटम मटेरियल है और कौन सा आइटम इमटेरियल है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, रेवेन्यूज और गेन्स should be recognized only when they are realized in the form of cash or assets, the ultimate cash realization of which can be assessed with reasonable certainty। तो जो भी रेवेन्यूज़ या गेन्स कंपनी को होती है, उसे हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो हमें प्राप्त हो जाएगी, जब असली में वो दिखेगा कि हाँ हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली है या फिर गेन हो चुका है। फर्दर प्रोविज़न मस्ट बी मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ के लिए, एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए पहले से प्रोविज़न बना के रखते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, उनके लिए आप पहले से प्रोविज़न बना के रखेंगे, प्रबंध करके रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट या गेन फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए आप कुछ निश्चित आप करके नहीं रह सकते हैं कि वो गेन होगा ही होगा या फिर प्रॉफिट होगा ही होगा। तो उसको आपको नज़रअंदाज करके रखना है, प्रॉफिट और गेन्स को। लेकिन लॉसेस, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस के लिए आपको प्रोविज़न बना के रखनी है, प्रबंध करके रखना है। एग्जाम्पल इंक्लूड वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस। जब हम स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो कम होता है उसके ऊपर करते हैं। मेकिंग द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। तो और हम जब डाउटफुल डेट का प्रोविज़न बनाते हैं, उसके लिए अलग से फंड निकालते हैं, तो एक्चुअल बैड डेट्स जो हो रहा है उस वैल्यू के ऊपर हम उसका प्रोविज़न बना के रखते हैं। अगला है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स दैट वंस ए फर्म डिसाइडेड on certain accounting policies and methods and has used these for some time, it should continue to follow the same method or procedure for all
subsequent similar events and transactions unless it has a sound reason to do otherwise। तो एक बार आपने जिस अकाउंटिंग मेथड को, अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर लिया अपने अकाउंटिंग में, अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग बनाने में, अपने अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग बनाने में, तो आपको फिर सेम मेथड, सेम पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते चला जाना है, जब तक कि कोई साउंड रीज़न नहीं हो उस पॉलिसी को चेंज करने का। अगर कोई बहुत मजबूत रीज़न है कि हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी होगी या फिर हमें अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज करना होगा, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पे शौक से आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैंने पिछले पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो उस पॉलिसी को फॉलो किया था, इस बार हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर देंगे। उदाहरण के तौर पे, इफ़ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस मेथड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। अगर आपने फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन लगाते वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज़ कर लिया कि हमने अपने फिक्स एसेट में स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यूज़ करने हैं, तो फिर आपको हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना होगा। आप अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा देंगे या फिर कोई और मेथड लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको वही मेथड हर साल यूज़ करना होगा। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। तो ये 3 प्रकार के अकाउंटिंग कन्वेंशन हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।